जेएनयू के प्रोफेसर और लेखक आनंद रंगनाथन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही जी आपको दिख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग साहब आपको दिख रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कोई पॉलिटिकल बहस से ज्यादा ये जो इस वक्त स्थिति है ये किस तरफ जा रही है ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। आनंद, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ईद का चांद दिखेगा, युद्ध रुकेगा? नमस्कार रूबिका जी, और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार, और आपके करोड़ों दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ ट्रंप के हाथ में है, क्योंकि ईरान सिर्फ एक युद्ध लड़ रहा है। ट्रंप के प्लान है कि वो करीबन 10 युद्ध एक साथ लड़े। लेकिन हालत यहां तक पहुंची कैसे, मैं इस पे बोलना चाहता हूं। प्लीज गो ये अहेड। हमारा युद्ध ना कभी था, ना कभी है, हम्म। और मुझे नहीं लगता कि ये कभी होगा। हमारी सब देशों से दुश्मनी नहीं है, हमारी सब देशों से प्रेम है, हम करना चाहते हैं। मैं ये पहले ही कह चुका हूं कि जब इसराइल पे ईरान अटैक करता है, जब इसराइल को कहता है कि हम तुम्हें मैप से हटा देंगे, हम न्यूक्लियर नेशन बनेंगे, तो इसराइल का ये राइट ऑफ डिफेंस है, ये मॉरली जस्टिफाइड है, इसराइल को अपने आप को डिफेंड करना। लेकिन दिक्कत यहां पे क्या आ गई है कि इसराइल और अमेरिका ने सोचा कि हम रातों रात अकेले ये डिफेंड कर देंगे, वर्ल्ड का इसमें कोई स्टेक नहीं है। लेकिन एक हफ्ते में पता चल गया वर्ल्ड का कितना स्टेक था। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, उनको वो सिक्योर करना चाहिए था, उसके बाद ये वॉर लड़ते तो कम से कम पूरे वर्ल्ड को ये पता चलता, हाँ भाई आपको मॉरल जस्टिफिकेशन मिल चुका है। लेकिन हम तो सफर नहीं कर रहे। अब क्या हुआ पिछले 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में रूबिका, हमारी स्टॉक मार्केट 11,000 पॉइंट्स नीचे गिर चुकी है, हमें बिलियंस का नुकसान हो रहा है। हमारे जो 10 मिलियन डायस्पोरा है मिडिल ईस्ट में, उनसे रेमिटेंसेस जो हमें आती है मोर देन $100 बिलियन, उस पर बहुत भयंकर इफेक्ट होने वाला है। हमारे बहुत सारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पर इफेक्ट होने वाला है। तो ना तो हमारा ये युद्ध था, लेकिन हम इसमें ऐसे फंसे हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान भारत को देना पड़ रहा है। और आप ये देखिए कि ऑपोजिशन को ये समझना चाहिए कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, हम इसमें फंस चुके हैं, तो कम से कम सरकार को सपोर्ट करें। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, उसके बाद मैं बंद हो जाऊंगा। हाँ। एलपीजी है। एलपीजी का हमारा, सब जानते हैं कि 40% हम डोमेस्टिक उसका प्रोडक्शन करते हैं, 60% एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, और जो इंपोर्ट होता है 90% हॉर्मूज से होता है। हमने रातों रात 24 घंटे के अंदर अंदर 25% डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा दिया, क्योंकि जो प्रोपेन और ब्यूटेन जो और चीजों में इस्तेमाल होती थी, मोदी सरकार ने कहा अब ये एलपीजी पूल में जाएगी। इसकी कोई सराहना नहीं हो रही। इसकी सराहना नहीं हो रही कि हम सारे एलपीजी का ख्याल यहां पे रखे हुए हैं, ये हमारे कंट्रोल में था नहीं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर नहीं किया गया। इसमें सरकार की क्या गलती है, कोई मुझे ये बता दे। ऑल और ये राइट। जो बोलते हैं कि मोदी इजराइल गए, इनको पता था युद्ध देने वाला है, ये सरासर अफवाहों पे बेस कर रहे हैं। तो देश के साथ सबको एकजुट होकर खड़े होने की सबसे ज्यादा जरूरत है अभी रूबिका। हाँ, और सतीश केसिंग साहब, मुझे लगता है इसमें कोई दो राय किसी की नहीं होगी, या आप कह रहे हैं बिल्कुल इतर जो आनंद रंगनाथन अभी कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं जो अगर अमेरिका का ये इसमें बर्बादी हो रहा है, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि भारत का एक परोक्ष युद्ध चल रहा है जिसमें भारत की जीत हो रही है। ये आपको कोई कहेगा नहीं, मैं कह रहा हूं भाई। बशर्ते यही है कि रूस वाला तेल हमको मिलता रहे, और जो पहले दाम था थोड़ा बढ़ के वो मिलता रहे। जिस तरह से ट्रंप ने दादागिरी भारत के खिलाफ की हुई थी और आवाज नहीं भारत से उठ रही थी, अब उसकी बोलती बंद है। वो इतिहास में जाना जाएगा रूबिका जी, अमरीकी बर्बादी के बादशाह के रूप में ये जाना जाएगा। वो उसकी कोई नहीं सुन रहा है, उसको तो नेतन्याहू ने फंसा दिया। अमेरिका बर्बादी के बादशाह के रूप में जाना जाएगा। और मैं एक दो बात बहुत बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, और इसको प्लीज नोट किया जाए आपके माध्यम से। हाँ। इस वक्त देश में तेल और गैस के राशनिंग की जरूरत है। तेल और गैस के राशनिंग की जरूरत है राष्ट्रीय हित में, और सबको अपना जो है खर्चा कम करना चाहिए तेल और गैस में। सरकार को बिना इसका परवाह किए हुए कि चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये काम सरकार को करना चाहिए। और अब मजाकिया तौर पे या फिर लाइटर नोट पे मैं आपसे एक चीज और कहूंगा
कि इस बार ईद में आप चांद की बात कर रही हैं, ईद में इस बार दुआ ये मांगे कि तेल और गैस कहीं से मिले। ये आप समझिए, इस बार का यही है, फंस गए हैं, फंसा दिए। जो अब इसमें जब आप क्रिटिसिज्म करते हो तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है। जो विपक्षियों ने पहले ईरान वाली बात कही, उसके बाद तो अभी तो लग रहा है कि हम उसी नीति पे चल रहे हैं, अभी इसी नीति पे चल। शुरुआत बड़ा गजब का हुआ था, ऐसा लगा, ऐसा इंप्रेशन दिया गया कि बस मोदी गए नेतन्याहू के यहाँ और उधर वार हो गया, हम लोग इजराइल के साथ हैं, अमेरिका के साथ। किसने इंप्रेशन दिया सतीश जी? वो तो आपने दिया ऐसा इंप्रेशन, और आपके साथियों ने दिया, और कई ऐसे साथी है जो ब्लॉक हो गए हैं, खत्म है, विथहेल्ड है, आते नहीं, पते नहीं उनके। नहीं, देखिए, जो हुए विथहेल्ड की बात नहीं है। अगर उससे देश का एक कोई रणनीति थी तो भी वो हम मानेंगे कि अच्छा है, लेकिन अगर रणनीति में बदलाव हुआ है वो भी अच्छा है। और अगर कोई रणनीति पुरानी वाली थी, अरे कहाँ रणनीति, गलत किसने? थी। अरे वो तो आप ही लोगों ने फैला दी ना, आप ही लोगों ने ये बात फैला नहीं दी थी सतीश जी कि इजराइल गए, उसके बाद जंग शुरू हो गई, मोदी और नेतन्याहू दोनों बैठे, रोड मैप तैयार किया। सुनिए रूबिका जी, ऐसा हमें इतनी ताकत कहाँ है कि हम फैला देते हैं? अरे हमारे यहाँ तो आप ही लोगों का है, अभी सरकार है। भी एडिटर भले ही आप ना हो सतीश के सिंह साहब, हमको नहीं मालूम है क्या? आनंद रंगनाथन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद जल्दी। मिस्टर सिंह की मैं दो चीजों की सफाई दे दूं। एक जो उन्होंने कहा कि देखिए अब दादागिरी थी अमेरिका की, इन्होंने कहा रशियन तेल कम खरीदना बंद कर दो, हम चुप रहे। देखिए ये सरासर, मैं हमेशा फैक्ट्स पे जाता हूं। अगस्त 7 2025 को ट्रंप ने हम पे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए कि हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। वो दिन है और आज का दिन है, और बीच में व्हाइट हाउस ने कहा कि हम ये टैरिफ हटा रहे हैं, अगर दोबारा तेल खरीदने की जरूरत करी रशिया से हम डबल टैरिफ लगा देंगे और लगा देंगे। वो दिन है, आज का दिन है। हम प्रतिदिन मोर देन 1 मिलियन बैरल्स पर डे रशियन ऑयल खरीदते रहे। अभी जो है पिछले हफ्ते में हमने 43% बैरल्स इंक्रीज कर दिया रशियन तेल का। हाँ। तो ये सर आपका कहना सरासर गलत है। क्या करूं मैं? आनंद रंगनाथन जी, दुआ करनी है मुझे कि नहीं करनी? ईद का चांद देखते ही कि गैस और तेल जो है हमें मिलती रहे, ये दुआ करनी है कि नहीं? वो सतीश के सिंह साहब चाह रहे हैं। नहीं, देखिए दुआ ये करनी है कि सारा देश एक साथ खड़ा रहे। ये ना तो मोदी ने वॉर शुरू किया है, ऐसे बहुत से लोग मोदी खत्म करेंगे जो ना साथ खड़े रह सकते हैं ना साथ बैठ सकते हैं। उनको देखना ही नहीं है हिंदुस्तान को ऐसे आगे बढ़ते हुए। आ रही हूँ सतीश जी, एक सेकंड पहले 3 और मेहमान और उसके बाद हर्षवर्धन जी। सतीश जी चाहते हैं पहले दुआ हो, ये हम लोगों को राशनिंग करनी चाहिए गैस और तेल की। नहीं, देखिए ईश्वर की कृपा से अभी राशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अभी गैस के मामले में जो एक तरह से कहेंगे जो कमी थी उसको ठीक किया, और ठीक बात है कि पहले 10% पहले 2 दिन में, 4 दिन में 25% और उसके बाद 28% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। ये हमारी एक क्षमता थी जिसको हमने करके दिखाया, और ये भी हमारी क्षमता ही थी कि पिछले 3-4 दिनों में 1.25 लाख PNG कनेक्शन में कन्वर्ट हो गए। तो ये भी हमारी क्षमता है। लेकिन जिस अमेरिका की ये सारे दादागिरी चल रही है, उनके एक सांसद को मैं सुन रहा था तो मैंने एक चार्ट निकाला। 20 से 27% तक गैस अमेरिका के अलग अलग प्रांतों में महंगी हुई। ये अमेरिका का हाल है। कनाडा हो, जर्मनी हो, चाइना हो, फ्रांस हो, जिस चाइना के पास यहां लोग कहते हैं कि साल साल भर का रिजर्व है, वो भी 11% महंगा तेल। लेकिन क्या है ना कि ये सब तो वो कंट्रीज है जहां कम्युनिस्ट हो जाते हैं तो वहां फिर विपक्ष नहीं रहता, जहां इस्लामिक कंट्रीज हो जाए वहां विपक्ष नहीं रहता है। तो ये इस तरह के सवाल नहीं करते। ये डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है और ये होनी चाहिए। हम बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के मूल बात क्या नहीं, पर ऐसी मैं कह रही हूँ ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि आप हमेशा बुलंद करें अपनी आवाज अगर सरकार को लाइन पर लेकर आना है। लेकिन फिर तब क्या किया जाए जब ये अफवाह फैलने लगे कि गैस खत्म हो गई है, सिलेंडर अब नहीं मिलने वाले हैं, काला बाजारी अपने चरम पर आ जाती है, फिर उसमें आप किस तरीके का रोल देखते हैं? देखिए, एक तो ये कि मैं ये कहूंगा कि जो अभी सतीश जी दुआ कह रहे हैं और आपने कहा कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन देश अब बहुत आगे बढ़ गया है। अगर 55-56 लाख से 87 लाख तक पहुंच गया बुकिंग, पैनिक में विपक्ष वालों ने जो चूल्हा उल्हा जलाया सड़क पर उस सब की वजह से, तो ये सच है कि लेटेस्ट आंकड़ा है बुकिंग 56 लाख और 54,91,000 सप्लाई हुई। ये लेटेस्ट है। तो यानी इसका मतलब हम लोग भी समझने लगे कि ये जो स्थिति है उसमें हमको ये करना चाहिए। लेकिन मूल सवाल पर आते हैं। हमारा देश गल्फ कंट्रीज के साथ अच्छे रिश्ते रखे, सिर्फ रेमिटेंस का मसला नहीं है, सिर्फ 1 करोड़ लोगों के रहने का मसला नहीं है,
ओवरऑल वो देश हैं जिनके साथ हमारे ढेर सारे हित जुड़े हुए हैं, उसमें इतनी परेशानी क्यों होती भाई? अचानक इन लोगों का क्यों हो जाता है? ईरान के साथ अगर हम रिश्ते अच्छे रखते हैं, और खामेनेई की जो भी वजह है, खामेनेई को निजी तौर पर मैं बार बार क्रिटिसाइज करता हूं कि महसा अमीनी मुझे याद आ जाती, तो मैं तो समर्थन में नहीं खड़ा हो सकता हूं, लेकिन ईरान खड़ा है, ईरान को सोवरेनिटी को उसका अपना अधिकार है, जो कुछ युद्ध हो रहा है। अब सवाल यह है कि इसके बीच में क्या करें? तो हमारी सरकार की जो पॉलिसी है हम वो कर रहे हैं, उसमें देश के तौर पर खड़े आपको होना सरकार ही की पड़ेगा। पॉलिसी ठीक लग रही है? 100%। अगर ये सरकार नहीं होती, अगर ये सरकार नहीं होती, मैं इसको बता रहा हूं, अगर ये सरकार नहीं होती तो जो 10-12 करोड़ सिलेंडर में कतार लगवाते थे जिन सरकारों के दौरान, आज क्या हाल होता जब 34 करोड़ एलपीजी सिलेंडर है और 1 करोड़ से ऊपर पीएनजी कनेक्शन। विजय विद्रोही जी, मैं आ रही हूं। आनंद एक सेकंड रुकिए। विजय विद्रोही, सरकार की अभी इस वक्त जो नीति पॉलिसी आपको ठीक लग रही है कि नहीं, खासकर इस संकट में, वैश्विक संकट में? देखिए, किसी भी सरकार की जो विदेश नीति होती है वो इस पर डिपेंड करती है कि उसके आर्थिक हित सुरक्षित रहें, सामरिक हित सुरक्षित रहें, कूटनीतिक हित सुरक्षित रहें। अब इस बात की विवेचना इस आधार पर की जाएगी कि ये जो खाड़ी युद्ध में भारत का जो स्टैंड रहा, उससे भारत का हित कितना हुआ। अगर भारत ईरान के साथ रहता, चीन और रूस के साथ मिलकर आयतुल्लाह खमेनेई की मौत पर अफसोस तो जताता, तो क्या ज़्यादा हित हो सकता था? हरमुज की खाड़ी से गैस और टैंकर, दूसरे जो तेल के टैंकर हैं, क्या भारत को आसानी से सुलभ हो सकते थे? तो मुझे लगता है इस बात की समीक्षा इस रूप में होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो वैसा होता। अब सारी दुनिया जानती है, तथ्य अभी बता रहे थे आनंद जी, तो तथ्य तो ये भी है भाई साहब कि पिछले साल तक भारत 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल रूस से आयात कर रहा था, जो फरवरी में घटकर 0.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया था, और अप्रैल में कोई बुकिंग भी उस समय नहीं ली गई थी। ये भी तो हकीकत है। जो रूस भारत को $12 प्रति बैरल का रियायत दे रहा था, हाँ। अब हमें अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर रूस से तेल खरीदना पड़ रहा है। ये भी तो हकीकत है। तो भारत को इजराइल अमेरिका के साथ जाने का तात्कालिक लाभ और दीर्घकालिक लाभ क्या है, बता दीजिए। तात्कालिक लाभ कोई सज्जन बता दीजिए कि तात्कालिक लाभ क्या मिला। हाँ। तो हम बहस को आगे बढ़ाएं। अच्छा, अब आगे बढ़ाएं उससे पहले बस मुझे ये बता दीजिए, कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल गए हैं? आप कह रहे हैं आसानी से निकल जाता, तो अभी कौन सा हमें जाना पड़ा है हॉर्मुज में और वहां जाके गरबा करना पड़ा है और तब जाकर निकले हैं हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज? चीन के जहाज निकल रहे हैं, ये तो ये ईरान के विदेश मंत्री कह चुके हैं। बांग्लादेश का जहाज निकल रहा है, उनका जो झंडा लगा होता है। पाकिस्तान कराची भी उनके जहाज पहुंच रहे हैं। ये फैक्ट नहीं है रूस सर। पाकिस्तान से कह रहा है कि आपको हम सस्ते में फैक्ट तेल नहीं दे है। देंगे। मैं इनफैक्ट मैं आपको एक मिनट रुबिका जी, मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता हूं जब फैक्ट कैसे नहीं है ये? रुकिए अब ना, मैं बता रहा हूं बांग्लादेश तो भारत से मांग रहा है डीजल भाई। कम से कम फैक्ट के तौर पर तो हम लोग दुरुस्त रहे। हाँ, लेकिन उसका जहाज जा रहा है कि जब मैं स्टेट ऑफ आपकी बात पर यकीन करूं या ईरान के विदेश मंत्री की बात पर यकीन करना चाहिए, जो स्पेशली नाम लेकर कहा है उन्होंने? नहीं, मैं आपकी बात पर क्यों यकीन करूंगा? मैं तो जो फैक्ट सामने है, जो खबरें हैं, उस पर यकीन करूंगा ना। तो मैं भी आपकी बात पर क्यों यकीन करूंगा? नहीं सर, बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन फैक्ट पर यकीन करना पड़ेगा। देखिए मेरे पास एक और फैक्ट मैं फैक्ट बता देती हूं। विदेश मंत्री की बात नहीं, सुनिए, नहीं रुकिए विजय, मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। 3 मार्च को 3 जहाज निकले, 4 मार्च को 6 जहाज निकले, 5 को 5 निकले, 6 को 5 जहाज निकले, 7 को 4 जहाज निकले, 8 मार्च को 3 जहाज निकले, 9 मार्च को 2 जहाज निकले, 10 मार्च को 8 जहाज निकले, 11 को 2, 12 को 1, 13 को 1 और 14 मार्च को 2 जहाज निकले। तो कितने मुल्कों के निकल गए होंगे? और इसी में हमारे भी 3 जहाज निकले हैं। कुल 90 जहाज निकले हैं। आप अपने फैक्ट चेक कर लीजिए, केपलर में चले जाइए, उसमें मैरीटाइम, इंटरनेशनल मैरीटाइम का सारा जो जहाज पहले से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर चुके थे, 89 जहाज निकले हैं। एक मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में 89 जहाज निकले हैं। और ईरान ने अपना करीब 14 मिलियन बैरल तेल बेचा है इस दौरान। ओके, हाँ, आनंद रंगनाथन और उसके बाद हर्षवर्धन। हाँ, देखिए, मैं विद्रोही जी का एंगर समझ सकता हूं, लेकिन गिड़गिड़ा के
अपनी देश के लोगों की अब कुछ तबके का अपीजमेंट करने के लिए हम ईरान से झूठ मूठ की दोस्ती जो चाइना कर रहा है वैसे करें? क्यों करें भाई? ईरान ने हमारी कब मदद करी है? 1971 वॉर में जब हमें आर्मामेंट चाहिए थे, ईरान हम पाकिस्तान के साथ खड़ा था। इजराइल ने हमारी मदद करी। कारगिल वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शंस लगा रखी थी। कश्मीर के मुद्दे पर ईरान हमेशा भारत के साथ रहा नहीं है, नहीं है, ये झूठ है विजय विद्रोही, ये गलत बात है। हमें पता है खामनेई के कश्मीर के मुद्दे पर ईरान भारत के साथ रहा है। भारत कैसे? भारत को सुप्रीम लीडर के 6 परे महीने कैसे का चला क्रेडिट जाएगा देता ईरान? रहा है। मुझे ये तेल के बताइए। मामले में, तेल के मामले में क्रेडिट देता एक रहा मिनट है। विद्रोही जी, ये नहीं, नहीं, आपका कश्मीर के बड़प्पन नहीं मामले है कि की आप पहले मुझे interrupt कश्मीर के मामले को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। कर्नल दानवीर यहाँ पर है। कर्नल दानवीर, कश्मीर पर ईरान और सुप्रीम लीडर साथ रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान पिछले प्रोग्राम में आपने तो उनका ट्वीट भी पढ़ा था। तो बहरहाल खमेनाई साहब ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया कश्मीर के मुद्दे पर, और उन्होंने हिंदू डोमिनेंस की बात करी मुस्लिम कश्मीर को लेकर, और उन्होंने ये कहा था कि अगर सारे अरब ममालिक एक साथ हो जाएं तो हिंदू इंडिया मुस्लिम कश्मीर को अपने डोमिनेंस में नहीं रख सकता। तो ये उनका सेंटिमेंट था। The enemies of Islam have always tried to make us indifferent with regard to our shared identity in an Islamic ummah. We cannot consider ourselves to be Muslims if we are oblivious to the suffering that a Muslim is enduring in Myanmar, Gaza, India or any other place. विद्रोही जी को ये अच्छा लगा दूसरा था, ट्वीट विद्रोही है। जी को पसंद आया था ये। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये, और आपने जिस मेरा नाम तरीके, लिया तो मैं और बता दूं कि जब इसमें ईरान एक के चीज और मैं राष्ट्रपति की मैडम ये मौत हुई बोलूंगा थी कि तो भारत ने उपराष्ट्रपति को क्यों भेजा था? अरे तो ये देश भर ये में तो शोक क्या मनाने अरे की वो बात तो क्यों हमारी कही गई विदेश थी? नीति क्यों रही कही है ना, गई वो थी? तो हमने तब अभी ईरान कॉल अच्छा किया था था। विजय जी। जो आज भी ट्रम्प हमने पिछले कॉल एक किया है। साल में भारत की लगातार बेइज्जती कर रहा है। कारगिल के जो ऊपर ट्रम्प भारत की नवाज एक साल शरीफ से ने हमला लगातार कर दिया, बेइज्जती लेकिन कर रहा है, उसको वो हमने आपको अपनी बहुत शपथ प्रिय लग रहा है। बुलवाया कि नहीं बुलवाया? वो बहुत प्रिय लग रहा है तो आपको। ये लॉजिक नहीं है कि वहां पर क्यों गए। सुषमा स्वराज भी गई, अब आप कहेंगे वो बुर्का पहन के गई, क्यों गई? ऐसा नहीं है। देश हित सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपको लगता है कि आपके देश के हित तो को एक साधने देश के हित लिए की आपको एक बात जाना बता पड़ेगा तो दीजिए, आप जो जाएंगे। एक इसमें साल कुछ में नहीं है। अमेरिका आफ्टर ऑल से दोस्ती वो एक करके इंडिपेंडेंट भारत का कंट्री हित है, क्या यूनाइटेड सदा है? नेशन से रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप उसको ऐसे बहिष्कार Now नहीं he कर has a सकते। question. वो कह रहे हैं कि अमेरिका से दोस्ती करके, इजराइल से दोस्ती करके हिंदुस्तान को क्या मिला है? हिंदुस्तान को कारगिल के युद्ध में वो सामान मिला जो कोई देने को तैयार नहीं था। हिंदुस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पिछले में एक वो साल की हथियार बात कर रहा हूं मिले मैं। जिसने पाकिस्तान साल को की बात घुटने कर पर रहा ला खड़ा किया। तो ऐसा नहीं है। इस तरीके से बाइनरीज में बात करना बिल्कुल गलत है। हमें ईरान के साथ जो मिला वो मिला, और हमें इजराइल के साथ नहीं, भी पर बहुत कुछ मिला। ये कोई बैंक की एफडी और आरडी तो है नहीं कि पिछले एक साल में हमें क्या मिला है विजय वो हमको बताना और बाकी नहीं बताना है। घुटने कहाँ टेक दिए? ये बड़ा हाँ, तो जरूरी है समझना, ईरान की भी तो बात अभी आप ऐसी इसी रूप में और कर ये रहे हैं। लड़ाई ईरान के साथ नहीं है। ये लड़ाई मुल्ला रजीम के साथ है। इसमें क्लैरिटी सबको हो जानी चाहिए, और किसी को कोई भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अगर अमेरिका और इजराइल चाहें, इसका मतलब आप तो सही मानते 24 हैं कि घंटे के इजराइल अंदर ने ईरान को इजराइल और अमेरिका स्टोन ने एज में ले मिलकर जाके ईरान खड़ा पर कर हमला देंगे, किया, इतनी अच्छा ताकत है। किया। और आप अमेरिका की ताकत छोड़ दीजिए, जो वहां पर जो एक फ्लीट खड़ी हुई है, जो 5th फ्लीट वहां पर है, उस अकेली फ्लीट के अंदर इतनी ताकत है कि वो ईरान जैसे कई सारे देशों को पत्थर के युग में ले जाके खड़ा कर सकते हैं। तो इस गलतफहमी में कोई ना रहे। अगर ये युद्ध चल रहा है तो ये युद्ध इसलिए अभी तो चल रहा है गलतफहमी क्योंकि में ट्रम्प दिखते स्पेसिफिक हैं। टारगेटिंग हो रही है। मुल्ला रजीम को कमजोर किया जा रहा है, जिससे कि वहां की आवाम उठ खड़ी हो, उसको थोड़ा हौसला मिले, और ये टायरेंट जो रजीम है इसको उखाड़ के फेंका जाए और लोग कुछ चैन की सांस ले सके। ओके, ऑल राइट, हर्षवर्धन जी। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतने बड़े तथ्य को कैसे सफाई से छोड़ दिया जा रहा है। जब हम गल्फ कंट्रीज के से बात कर रहे हैं तो यूएई और सऊदी अरब, इनके साथ हमारे रिश्ते ट्रेड से लेकर हमारे जो लोग हैं उन किस तरह का फायदा हमको मिल रहा है। हम तात्कालिक की भी बात कर लें, बात की भी बात कर लें। भारत में जितने घरों के, केरल से लेकर बहुत सी जगह पर जो गल्फ कंट्रीज में काम करने वाले, उनके घरों के चूल्हे वहीं से जल रहे हैं। कतर सबसे बड़ा हमारा गैस सप्लायर है। ठीक है, अभी की स्थिति में वहां एलएनजी रुका हुआ है। रशिया के साथ हमने इस स्थिति में भी अभी भी चाइना को जाने वाला शिप इंडिया खरीद लेता है। हम उस स्थिति में अमेरिका के साथ जो पैक्स सिलिका कॉन्ट्रैक्ट हमने किया, जो चाइना ने कहा रेयर अर्थ मिनरल नहीं देंगे, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। हम एडवांस एज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया के साथ हम अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस बना रहे हैं। हम फ्रांस के साथ, हम जर्मनी के साथ, हम जापान के साथ बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर्स में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि हमें मिला क्या? हमारा जो
अलायंस है वो बहुत साफ है। हमारा अलायंस जो डेमोक्रेसीज है, हमारा अलायंस जो आज की सोसाइटी है उसके लिहाज से है, हमारा अलायंस एडवांस टेक्नोलॉजी के लिहाज से है, और ईरान के साथ भी हमारा अलायंस है। लेकिन अगर उस अलायंस से हमें कुछ मिल नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे? कम से कम फैक्ट तो रखना चाहिए। विजय विद्रोही आ रही हूं, आनंद एक सेकंड आ रही हूं। विजय विद्रोही 30 सेकंड्स। मैंने सिर्फ ईरान की बात की थी, खाड़ी देशों की तो बात की नहीं थी। और खाड़ी देश खुद परेशान है, जो ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं कि किसी तरह से मामले को खत्म किया जाए। ये तो मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, एक बच्चे की गेंद जो है पड़ोसी के लग गई, पड़ोसी उतर के आया, थप्पड़ मार दिया। जिस बच्चे के थप्पड़ मारा उसका बाप आ गया और धमकी दे दी कि भाई अगली बार अगर मेरे बेटे के थप्पड़ मारा तो मुंह तोड़ दूंगा। और पड़ोसी कह रहा है अगली बार गेंद आई तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। यही हिसाब हो गया है ये कुल मिलाकर। ट्रंप कह रहे हैं कि अगली बार हमला किया तो मुंह तोड़ देंगे। ईरान कह रहा है कि अगली बार हमला किया तो मुंह तोड़ देंगे। लेकर आते हैं। आपने पूछा था ना कि क्या लाभ भारत को हो रहा है, तो मैंने आपको गिनाया। उसमें से कोई गलत हो तो वो बताइए, वरना एक जगह से उछल के हम दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। हम कहते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर किया, उसका जवाब आ गया। आप में से किसी एक सज्जन ने थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसे सर झुका के क्या अगर कुछ हासिल भी होता है तो क्या हासिल करना था हरमुज की खाड़ी को लेकर। तो 73-74 बार अमेरिका किसने सर झुकाया? किसने सर झुकाया? भारत का अपमान किया। पर किसने सर नहीं, अभी किसी सज्जन ने यह बात कही थी। तो एक साल से 70 बार अगर ट्रंप बदनाम कर भारत की बेइज्जती कर चुके तो आपको ये खोलता नहीं है आपका खून? मेरा तो खून खोलता है। नहीं खोलता है सर। हमारे विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता उनकी बेइज्जती करता है, उस पर उनका खून खोलना चाहिए। हमारे विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कहता है कि ये जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं, झूठ है। और एक बार नहीं जाने कितनी बार बाद फिर पलट के अच्छा तो विजय नहीं तो फिर क्या करना चाहिए? अभी आप कहानी सुना रहे थे कि मोहल्ले में 2 बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फिर एक का अब्बा आता है और कहता है कि हिम्मत मत करना वरना मैं तुझे तमाचा लगाऊंगा। तो आप चाहते हैं कि ये विदेश नीति भी ऐसी होनी चाहिए कि हम जाके ट्रंप को तमाचा वमाचा लगाए तब जाकर कहानियां भी ढंग से सुनाने के लिए नहीं है। मैं तो ये बता रहा हूं कि इजराइल, नेतन्याहू, ट्रंप और इनके बीच में चल क्या रहा है। अब क्या ट्रंप का ट्वीट देखिए कि ये इजराइल ने हमें बताया नहीं, इजराइल ने गुस्से में आकर एक्शन ले लिया। मैं ये कह रही हूं, कोई राष्ट्र गुस्से में आकर इस तरह का रिएक्शन ले सकता है क्या? कोई उस बात को सही ठहरा रहा है, कोई इस बात को सही नहीं ठहरा रहा है। लेकिन वो संकट में हिंदुस्तान कैसे डील कर रहा है विजय विद्रोही, आज की तारीख में सवाल ये है कि हम उससे कैसे निपट रहे हैं और कितना बेहतरी से निपट रहे हैं। आनंद रंगनाथन कुछ कहना चाह रहे हैं और फिर मेरे बहुत सारे दर्शक ही कुछ कह रहे हैं। एक लाइन बोल दूं आनंद भाई, एक लाइन सिर्फ। मेरी मुश्किल ये है कि ईरान तो कह रहा है कि भारत हमारा दोस्त है, हमारे साथ मदद करता है। पता नहीं कौन लोग हैं जो ईरान से भी ज्यादा ईरान हो गए। ये इस देश की बड़ी समस्या, ईरान से भी ज्यादा ईरान। अभी तो दवाइयां भिजवाई हैं, वो तो हमने गाजा में भी भिजवाई है, गाजा में भिजवाई है। तो वो ये हमारा देश का स्टैंड है ना। आनंद रंगनाथन। हाँ देखिए, मुझे रूबिका जी ये समझ में नहीं आता और मैं पूरी ऑनेस्टी से कह रहा हूं कि मोदी से दुश्मनी करते करते लोगों को, कुछ सज्जनों को देश से दुश्मनी क्यों हो गई। इनको खुशी नहीं होती कि जब यूएस के सैंक्शन से कारगिल वॉर में ईरान हमारे अगेंस्ट था, इजराइल ने हमारी मदद करी। लेट अस बी थैंकफुल, इजराइल हमारा दोस्त है और कोई गिड़गिड़ाया नहीं है। अगर अमेरिका के सामने हमने घुटने टेके होते तो जिस दिन इन्होंने 25% ऑयल टैरिफ लगाए हैं उस दिन हम रशियन तेल खरीदना बंद कर देते। उसके बाद 8 महीने तक हम रशियन तेल हर दिन 1 मिलियन बैरल्स पर डे की उससे खरीदते आ रहे हैं। दूसरी बात, मेरे को आप ये प्लीज समझाइए कि अगर आपको देश को पॉलिसी पे लाना है, इस सरकार को क्रिटिसाइज करना है, तो बहुत कुछ है क्रिटिसाइज करने के लिए। अगर आप मुझे 30 सेकंड्स दें, मैं आपको 2 क्रिटिकल एनालिसिस देता हूं, लेकिन इसमें ऑपोजिशन को कभी बात लाता नहीं है। आपको पता है कि अब चाइना ने जो ऑयल डिस्प्लेसमेंट करी है रूबिका, वो 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे की ऑयल डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है ईवी के कंपैरिजन में। इतनी ईवी खरीद ली है उन्होंने कि अब उनको हर रोज 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे तेल की जरूरत नहीं है। इंडिया की सिचुएशन 100 गुना बदतर है। आपको यह पता है कि जो एलपीजी है, 2022 में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था सूर्य नूतन, और यह था कि 4 सालों में हम 30 मिलियन हाउस होल्ड्स पे ये सूर्य नूतन लगाएंगे और एलपीजी कम होगा। कितने लगे? 350।
तो क्रिटिसाइज करने को बहुत कुछ है। हम रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। लेकिन ये सवाल Reactive है। ऑपोजिशन और मीडिया वाले नहीं पूछते थे, रिएक्टिव क्योंकि है, उनको तू मैं करनी है। प्रोएक्टिव नहीं है। सतीश केसिंग साहब, क्या चाहिए, मतलब हिंदुस्तान क्या कर देखिए, जाए हम तो- कि आपको सुकून मिलेगा? मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे। मैंने एक तो सोल्यूशन दिया पहले, और ज्यादा बड़बोलापन भारत न दिखाए। बड़बोलापन जो लोग आते भी हैं और सरकार भी बड़बोलापन करती है, उसकी दूरदृष्टि होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं यहीं पर हर्षवर्धन जी से और रंगनाथन जी से गारंटी चाहता हूं, देश के नाम पे गारंटी चाहता हूं कि एक लाइसेंस देता है अमेरिका, वो अभी दिया था एक महीने का, यहां पर ये दोनों अनाउंस करके जाएं कि अब वहां से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, दे दें। कौन सतीश सा सर, लाइसेंस? आप पहले भी कह चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं, भारत किसी से लाइसेंस नहीं लेता है। भारत किसी से लाइसेंस नहीं लेता है। यह भी एक कमाल है कि अब क्या कहें, वो दौर आप लोग भूल गए या उसकी चर्चा अरे नहीं जो करना देने चाहते वाला थे। देता तो है। मैं तो कहता रहा आपने हूं, रूस कोई का लाइसेंस तेल भारत कम क्यों नहीं लेता किया? है। वो क्यों कहता कम रहे किया उसको लेना? करना है। आनंद क्यों बहुत कम अच्छे किया से समझा लेना? चुके हैं कि हमने एक दिन के लिए भी तेल खरीद नहीं क्या रोका। समझाएंगे वो? आप लोग वो डेटा पता नहीं क्यों पढ़ के नहीं अब आते, सुनने को तैयार नहीं है। अभी पता चलेगा। अरे अब नहीं, इसकी ऐसा बात लग होगी रहा है तो जो आप दूसरा हमें कहीं डेटा चले ही जाएंगे। नहीं मालूम है। हाँ, अच्छा मालूम है आपको, तो क्या चीज आपको चुभ ईरान रही तो है? लगता है आपसे डर नहीं, के मैं दे दिया है तेल। आपसे लेट्स बी वेरी आपके डायरेक्ट, क्या जहाज चुभ रही डर है से पैदा दे रहा है। आपको भारत की विदेश नीति की कौन सी बात चुभ रही है, ये बताइए। हाँ, बता दीजिए, बताइए। अगर आप हमसे पूछें, हाँ, हमसे पूछें, अरे आप मैं ही तो से ये पूछ रहे कहता हैं। हूं कि जो विदेश की नीति है, दिन भर वही तेल के दाम जैसा रोज बदलते रहता है, ये दिक्कत है। नहीं, कौन सी नीति बदली? नहीं, पॉइंटेड मुझे बताइए कि विदेश नीति की कौन सी बात आपको चुभ गई है हिंदुस्तानी होने के नाते? एक बात, देखिए, मुझे इस बात की इसलिए कि देखिए, ना हमारा इजराइल बढ़िया दोस्त है, ना ईरान बढ़िया कोई दोस्त बात नहीं है, सबको बस बोलना मालूम है, था। दोस्त सिर्फ ये अपने सांसद है मुल्क का क्या? होता है। इसलिए बड़बोलापन या कोई क्या ऐसा बड़बोलापन? इंप्रेशन ना जाए क्या कि बोला हम से इसके तरफ तरफ है, नहीं उसके नहीं, तरफ है। लेट्स बी वेरी ऐसा स्ट्रेट। नहीं मैं होना फिर चाहिए, आपसे इससे कह देश रही का हूँ, हित नहीं होता। तमाम दर्शक अभी आपको सुन रहे हैं, कौन सी बात आपको चुभ एक गई बात। विदेश नीति की, मोदी की, जो आपको कह रही है हम इस वक्त तबाह और बर्बाद हैं? एक एक बात। बिंदु बताइए बस। हम बताते हैं, हाँ। आपको 6-7 दिन नहीं लगाने चाहिए थे कंडोलेंस रजिस्टर में साइन उससे करने क्या में। हुआ? दूसरा कि आपको तात्कालिक रूप नहीं, से नहीं, पहले सुनिए, पे रुकिए ईरानी अभी। लोगों से पहले- बात करनी पहले पे चाहिए रुकिए थी। आप। वो विलंब पहले हुआ, रु- देर पहले आए, पर रुकिए ठीक आप। आए हैं। रुकिए, पहले पर इससे दिक्कत क्या हुई? 5 दिन बाद हमने कंडोलेंस मैसेज भेजा, इससे दिक्कत क्या हुई? रूबिका वही है ना, आपने इनको नहीं भी कॉर्नर भेजते कर दिया, तो काम कोई चल जाता। फैक्ट्स नहीं है इनके नहीं, पास, नहीं, तो मत मैं बोलना। आपसे ये अरे जानना अरे चाह रही हूँ, सुनिए, दिक्कत क्या अरे हुई? मैं कॉर्नर होता ही नहीं वो। हाँ, जो कॉर्नर नहीं कॉर्नर होते है आप। उन लोगों को उनसे नहीं, आप कोई पूछिए, कॉर्नर नहीं जो होते हैं। कॉर्नर्ड हैं उन लोगों से पूछिए, सुनिए, मैं सारे रिंग- गारंटी मैं दिलवा के आपको जाइए कॉर्नर यहाँ पर नहीं आंसू करूंगी से। सर, मैं रिंग के बीचों बीच रखूंगी, नहीं करूंगी मैं कॉर्नर। यू विल बी इन द रखिए। सेंटर ऑफ द रिंग अभी सर। तक तो कुछ और बहुत कहते थे। गड़बड़ है। हाँ, अभी ये वहां कह- से नॉकआउट होगा। सबको रुक जाइए मार के अभी। निकल जाऊंगा। नहीं, वहीं से नॉकआउट अच्छा, होगा। रुकिए अभी। सतीश जी, आप तो कह रहे हैं कि बड़बोलापन, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ। दोनों कैसे हो सकता है सर? आप लोग तो यही कह रहे हैं कि वो बोलते नहीं, जवाब नहीं देते, और बड़बोलापन डिप्लोमेसी में तो में जवाब क्या ऐसे होता नहीं है दिया ना? जाता। अरे और भाई, अभी आप कह रहे हैं कि बड़बोलापन मत कीजिए। दोनों नहीं कैसे नहीं, बोल रहे हैं? आप ही जो चार्ज सुनिए, हर्षवर्धन जी, जब तक कंडोलेंस रजिस्टर पे साइन नहीं हुआ था, आप ही की क्या? बोली कौन सी निकाल बात के निकाली? यहाँ एक रुबिका, फैक्ट एक चेक सेकंड कर दें, रुकिए। और अब जो आप बोल रहे हैं, बहुत आसमान जमीन का अंतर हो जाएगा। आपने सुना ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, 28 तारीख को इजरायली विदेश मंत्री के बाद दूसरी बातचीत डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से नहीं की, सर, मैं- और मैं खामेनेई का समर्थक कतई नहीं हो सकता। आप होते रहिए। जिस आदमी ने मैं हजारों भी नहीं ईरानियों को हूं। मरवा दिया, मैं नहीं appeasement पे समझता। लगे। लेकिन मेरा मानना है कि जिनकी आस्था है, जिनकी श्रद्धा है, वो करें। वो राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर, और विदेश नीति हमारा देश तय करेगा। इस तरह से कभी नहीं विदेश नीति तय और होती। मैं फिर कह रही हूं कि आप कोई पसंद करें, कोई ना पसंद करें, विदेश नीति उस पर निर्भर नहीं करती है। विदेश नीति देश के हित पर निर्भर करती है। मैं फिर आपसे ये सवाल पूछ रही हूं, विजय आपके पास जवाब है तो आप दे दीजिए, सतीश केसिंग आप दे दीजिए। ये 4 दिन लेट या 5 दिन लेट कंडोलेंस देने से क्या नुकसान भारत को हो गया, आप मुझे ये बता दीजिए।
देखिए कुल मिलाकर हम बताते हैं ना भाई, अब तक वो 2728 जहाज चला था, 2728 जहाज चला था, भारत का तो कम से कम आ ही जाता, लेकिन उसमें विलंब हो गया, 3-4 में बात मत कीजिए सर। अभी कब आएंगे? जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला ही नहीं है ठीक से, तो कैसे आ जाएगा सर? कैसे आ जाएगा? सबके जहाज फंसे हुए हैं, हिंदुस्तान का जहाज को पंख लग जाएंगे। फिर हमारे विदेश मंत्री को कोई बात करने की अगर हम ईरान से कंडोलेंस जरूरत नहीं है। जाहिर कर देंगे तो क्या बात कर रहे हैं आप? अरे तो भाई हमारे विदेश मंत्री को क्या जरूरत है? ईरान ने कहा है अलावा इजराइल छोड़ दीजिए, आ और जाएगी। अमेरिका नहीं के आना जहाज वाला, नहीं के वो और आएगी। किसी का जहाज नहीं रोकेगा। उसने कहा कि भारत का जहाज नहीं रोकूंगा, और भारत का जहाज रोकूंगा क्योंकि 4 दिन लेट से उन्होंने सांत्वना पहुंचाई है हमको। कहा ऐसा ईरान ने? नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये नहीं टेरर कहा है, लेकिन सपोर्टर्स जहाजवा तो नहीं गिड़गिड़ाते आने दिया क्यों ना हैं? शुरू में। मेरी समझ से बाहर है ये। वो इंडिया के अगेंस्ट थे, वो एक टेरर रजीम को प्रॉस्पर कर रहे थे, इजराइल पे टेररिस्ट से हमला करवा रहे थे, उनको इजराइल से लड़ाई थी, कमांडर इन चीफ थे, उनकी मौत हुई और हम कंडोलेंस करें इमीडिएटली? क्यों भाई? कल को पाकिस्तान का कोई ऐसे टेरर सपोर्टर प्राइम मिनिस्टर है तो नहीं ही करते ना भाई, टेररिस्ट के लिए कंडोलेंस किया जाता है क्या? क्यों आप लगे हुए अपीसमेंट करने के लिए? ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को उभारना चाहते हैं भाई? अरे क्या भाई तो मतलब है टेररिस्ट को कोई कंडोलेंस देता है क्या? मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि आपको कंडोलेंस क्यों दिया? इतनी लेट देने में प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है आपको? अभी रूबिका ने आपको बताया कि कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमको कि दिक्कत state है government कंडोलेंस एक देने व्यक्ति में की तरफ लेट। ये मिस्टर सिंह, अरे तो भैया, ईरान को दिक्कत नहीं हुई, पर सतीश केसिंग साहब को बेइंतहा दिक्कत हो रही है कि हाँ। क्यों हमने कंडोलेंस जारी नहीं की। कर्नल दानवीर, यहां खबर आई और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काला झाबा पहनकर पहुंच जाना चाहिए था। उसमें भी होता कि ये जब अमेरिका के विमान उड़ रहे थे बम लेकर, तो तभी क्यों नहीं उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया? तो कुछ भी उसकी कोई सीमा नहीं है। ये नहीं, फिर अगर वो रोकते तो फिर कहते ये इजराइल क्यों गए? इजराइल क्यों गए, ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली तकलीफ ये है कि भारत की विदेश नीति फेल क्यों नहीं हो रही। अगर फेल होगी, लोग सड़कों पे आएंगे, असल कष्ट अराजकता होगी, और जो इनका जो मुद्दा है लोगों का, कुछ लोगों का, वो रिजॉल्व होगा, सॉल्व होगा, खुशी होगी, आनंद आएगा, पॉपकॉर्न चलेंगे। तो वो नहीं हो रहा है दरअसल। तो इसीलिए ये पूरी तिलमिलाहट और बौखलाहट है। इसीलिए ये बयानबाजी और इस तरीके की फुटबॉल जो खेल रहे हैं अपने विचारों के साथ में, वो दिख रहा है कि ये दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल कि भारत सफल क्यों हो रहा है अपनी विदेश नीति में। और अभी तो ईरानियन वॉरशिप की आपने बात नहीं करी है। ये मिस्टर सिंह ही थे जो कह रहे थे कि इंडिया को पनाह देनी चाहिए थी जब इनको पूरे फैक्ट्स नहीं पता थे। तो हर रोज इनको ये है कि मोदी से दुश्मनी करके मैंने ये नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, आप झूठे आदमी प्रोग्राम हैं। में था अब मिस्टर मैंने सिंह, कभी नहीं आपने कहा था कहा, कि- जो देश हित में है वो काम करना चाहिए, तो कर बस। तो रहे हैं, तो देशिक तो कर तो रहे हैं। कौन क्यों? से फिर तो कर रहे हैं, बढ़िया तकलीफ है, किस बात कौन सा की? काम बढ़िया है तो नहीं, तेल नहीं, गैस मुसीबत है। भरवाइए। फिर और क्या तकलीफ हम क्या कहाँ है? कह रहे हैं? बढ़िया है, तेल गैस भरवाइए, जो जहाज फंसे उसको मंगवाइए, आ जाएगा, आ और जाएगा, आप उसमें चिंता और ना गैस करिए। तेल नहीं तो भरवाइए। क्या? अच्छा, एक आ जाएगा ना। सिर्फ हम तेल क्या हॉर्मोज से आ रहा है और कहीं से नहीं आ नहीं रहा नहीं, आप मुझे ये बताइए कोई एक। अच्छा, अब दूसरा सवाल, अभी वहां रिंग के सेंटर में ही रहिएगा। अब दूसरा सवाल, मुझे एक ऐसा मुल्क बताइए जहां पर तेल और गैस की दिक्कत नहीं हुई है इस संकट के बाद, और जिसकी विदेश नीति हमारे जैसी रही हो। फंस गए आप हमसे पूछ रही हैं? ना ना। आप ही से मैं ये कह रहा हूं, हाँ बिल्कुल हुए, पूरे दुनिया में हुई है। तब हमको तो पहले ही से तेल गैस का दिक्कत था, तो फिर क्योंकि अमेरिका वालों ने हमारे ऊपर 55% लगाया हुआ था और चाइना वाले पे कुछ नहीं लगाया हुआ था। क्या तो हमारी चाहते हैं दिक्कत तो आप? पहले ही से क्या चल रही क्या है। चाहते हैं? कमाल क्या चाह रहे हैं? कमाल की बहस कर रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं? एक हम क्या लाइन कर रहे हैं आई, ये उस पर बताइए। निरुत्तर हुए, दूसरी लाइन पर अरे चले गए, सबको दिक्कत तीसरी है लाइन भाई, पर चले गए, दिक्कत चौथी आसान लाइन पर करने चले की गए, बात है। और क्या फाइव अभी वो जो आसान काम कर करें, रहे ये बताइए ना। हैं आसान करने असली की लाइन बात हो रही बोली है। क्या नहीं जा रही करें? है। क्या दिक्कत? गड़बड़ियां मैं हो कह रही जाती है, हूँ, भूल चूक हो जाता 140 है। करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की कानून कह देगी अगर खामेनेई की मौत पर, तो क्या होगा? युद्ध रुक जाएगा, संकट खत्म हो जाएगा। वो गैस और तेल की जो दुआ रूबिका लियाकत को करने के लिए कह रहे थे वो नहीं करनी पड़ेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुतर्क। तमाम दर्शक भी पूछ रहे हैं। वो एक है अशोक आमेटा, उदयपुर, हिंदुस्तान जिंक से हैं। अच्छा कह रहे हैं, मम्मा पापा के साथ काम किया आपके, सबसे पहले तो ईद मुबारक। ये सतीश सिंह जी को रोकिए, ये इतना कुतर्क कर रहे हैं, क्लास ले लीजिए इनसे कुतर्क की। सतीश जी आपके लिए था।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।